नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी। तो हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो जीआईसी और जीडीसी के जो भी पीवाई प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। देखो 10 से 12 हैं और आपको एक पैटर्न समझ आ जाएगा इनको करने के बाद में। बहुत ज़रूरी भी है। 10 से 12 दिनों में मैं कंप्लीट करवा दूंगा 10 से 12 सीरीज़ में, ठीक है। ताकि एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपको समझ होगी कि भाई ऐसा पैटर्न है और करना बहुत ज़रूरी होता है। देखो पीवाई क्यूज करने का मतलब एक ही काम होता है कि पेपर ना पैटर्न समझ आए कि एक्चुअली में चीज़ें कहाँ से एग्जामिनर चीज़ें रखता है। ठीक है, इसमें से आना कुछ नहीं है, लेकिन इतना है कि देखो पीवाई क्यूज का काम इतना सिर्फ होता है, इतना भर होता है कि जो भी ऑप्शन आ रहे हैं ना वहाँ पे हम ऑड वन आउट वन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि एग्जाम में जो भी कोई एस्पिरेंट बैठा है उसको सारी चीज़ें आती हैं। गैस वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और गैस वर्क हमें कहाँ से डेवलप होता है, हमें प्रीवियस ईयर पेपर से शुरू होता है। ठीक है, और रही बात हेल्प की, तो भाई खुद ही अपनी हेल्प करो। कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, करने वाले होते हैं, शायद होते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ना और करने वाले कोई बहाना नहीं लेते हैं। जो जिसको हेल्प करनी होती है वो कर देता है। ऐसा नहीं सोचता है कि भाई वहाँ लोग हैं वो देखें, कुछ भी नहीं है। जिसको हेल्प करनी होती है वो कर देता है। ठीक है, तो खुद की हेल्प करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो और चलते रहो जिस पैटर्न पे आप हाँ तैयारी कर रहे हो। और एक्स्ट्रा गेन है वो मैं करवा रहा हूँ। ओके, चलो 2015 का जीआईसी का पेपर है। यकीन मानो इसको करने के बाद ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, एक समझ आएगा, एक अंडरस्टैंड। और जो जो भी इंपॉर्टेंट है ना मैं मार्क भी करवा दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला, और जो भी करंट के हैं उसमें देखो वो तो मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि ये 2015 का है, तो करंट वाले तो मैं यहाँ लीव करा दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेटेड इसी क्वेश्चन पैटर्न पर बस खुद को अपडेट करना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि बी डी सावरकर ने वर्ष 1906 में अभिनय भारती की स्थापना किस शहर में करी है। ठीक है, थोड़ा सा एग्जामिनर ने यहाँ पर एक हिंदी लैंग्वेज थोड़ा सा गलत लिख दिया है। क्या है अभिनय भारती, इसका क्या है, फ्री इंडिया सोसाइटी। इसका मतलब क्या है, जस्ट ए सेकंड में मार्क कर ले लेता हूँ। फ्री फ्री इंडिया सोसाइटी। ठीक है, कब हुई, 1906 में हुई। पर्पस पर्पस क्या था सावरकर साहब का, कि भाई जो भी लोग आए, पहले तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लो क्या है। कि सावरकर ने क्या कहा कि भाई हम एक सोसाइटी ओपन करते हैं विदेश में करते हैं, लंदन में। आंसर पहले तो ये देखना क्या होगा इसका, लंदन होगा। ओके, यहाँ पे कि जो भी बच्चे पढ़ने आए ना उसको हम खुद की तरफ से स्कॉलरशिप देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पढ़े और भारतीयों की आवाज़ उठाए यहाँ पे इंग्लैंड में आके। इसलिए उन्होंने इंग्लैंड में क्या करा, लंदन में क्या करा, एक फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। बेसिकली एक हाउस घर था इनका वहाँ पर। ओके, इसको नाम रख दिया था कि भाई ये है। तो कब करी, 1906 में करी, ध्यान रखना। और इसका नाम क्या था, फ्री इंडिया सोसाइटी। और कहाँ करी, लंदन में करी। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन देख लो बी डी सावरकर साहब की, कि 1904 में ही ना, जस्ट 1904 में, अरे यार, हाँ 1904 में क्या करा इन्होंने, 1904 में क्या करा, नौजवान अभिनव भारत का संगठन, अभिनव भारत नौजवान सभा की स्थापना कहाँ करी, नागपुर में करी थी। ध्यान रखना 1904 में। तो दो चीज़ों की आप याद रखना। और फेमस 1857 की जो फेमस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जो रिवोल्ट पर किसकी सबसे पहले बुक लिखी थी, ये इस बुक का भी नाम याद रखना, पूछी जाती। तीनों चीज़ें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1906 में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ करी, लंदन में करी। 1904 में अभिनव भारत नौजवान भारत सभा की स्थापना कहाँ करी इन्होंने, नागपुर में करी। ठीक है, बॉम्बे के थे ऑब्वियसली। और उसके बाद में 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इनकी क्या है, जो रिवोल्ट हुआ था 1857 की क्रांति का, उन्होंने इस पर बुक लिखी थी। तो तीनों चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, सेकंड क्या है, जैतवन बिहार मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री होती है, मठ होते हैं, वो कहाँ स्थित है, श्रावस्ती में है, वैशाली में है, कौशाम्बी में है, या फिर राजगृह में है। तो कहाँ है, श्रावस्ती में है। और एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा लॉर्ड बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा कहाँ रुके थे और सबसे ज़्यादा प्रवचन कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे प्लीज़। ओके, चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि किसके शासनकाल में
बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए। मंगोल कहाँ से निकले थे? देखो सेंट्रल एशिया से निकले थे, ठीक है, मंगोलिया से। तो सबसे ज्यादा भारत में किसके शासनकाल में बसे थे? नासिरुद्दीन महमूद, या बलबन, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, या फिर जलालुद्दीन खिलजी। तो आंसर क्या होगा, ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा इसका? जलालुद्दीन खिलजी। देखो बसे तो अलाउद्दीन खिलजी से भी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था? जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था। बसे तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा बसे किस के टाइम पे हैं? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। ओके, उसके बाद में थोड़ा सा ऑप्शन पे देख लो, कोई काम की चीज है। बलबन की नीति क्या थी? क्या थी? आयरन ब्लड की पॉलिसी थी, ठीक है, बहुत कठोर पॉलिसी रखते थे। तुर्कान चालीसा के सदस्य थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, इनकी टाइटल क्या था? सिकंदर सानी। इनका टाइटल भी देख लो क्या था? सिकंदर ए सानी इनका टाइटल था। दो चीजें आप याद रखिएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सर्कुलर ए आजादी नामक परिपत्र में किसका नाम जुड़ा है? भाई किसका नाम जुड़ा है और ये किस भाषा में थी? ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं, ये पूछ लेते हैं कि किस भाषा में थी। तो सर्कुलर ए आजादी कब हुई स्टार्ट? 1906-7 के टाइम पे, जब 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था। तो कौन था इसका और किससे नाम जुड़ा था? रामनाथ पुरी। और एक किस में निकली थी? किस में? उर्दू में। ध्यान रखिएगा, कौन सी भाषा थी इसकी? भाषा क्या थी? उर्दू। ओके, ये काम की चीज है अपनी, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5। भाई मैंने अड्डा 24/7 से वहां से क्वेश्चन मैंने डाउनलोड करे पेपर जो है जीआईसी वाले। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? तकनीकी शिक्षा हेतु पहला राष्ट्रीय विद्यालय कहाँ खोला गया? तकनीकी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। तकनीकी विद्यालय समझते हो? इसमें स्किल करने के लिए, जैसे आजकल हमारे पीएम साहब ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पर कई सारे सेंटर्स खोल दिए हैं, ठीक है, ताकि लोगों को, युवाओं को क्या मिल सके? एक वोकेशनल व्यावसायिक प्रशिक्षण मिल सके, ताकि वो जॉब पा सकें, ठीक है। तो ये कब शुरू हुआ? हाँ, कहाँ खोला गया सबसे पहले? पूना में, या तलेगांव में, या वर्धा में, या बनारस में? तो तलेगांव में खोला गया। आंसर क्या होगा? तलेगांव महाराष्ट्र में। देखो ये क्यों खोला गया था? जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, तो क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। भाई खुद जब हमें सेल्फ रिलायंट होना है हर चीज में, तो भाई खुद के भी तो स्किल्स होने चाहिए ना। जब हमारे पास स्किल्स ही नहीं है तो कहाँ से हम चीजें कर पाएंगे सही से? तो भाई क्या करा स्वदेशी आंदोलनकर्ताओं ने? पहला एक स्कूल खोला हाँ, तकनीकी शिक्षा के लिए, और कहाँ खोला? तलेगांव में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 कनाडा में कुल कितने टाइम जोन है? 2 है, 4 है, 8 है, या 6 है? आंसर क्या है? 6। ये तो कनाडा का पूछ लिया। अब रशिया में कितने होंगे? एक रशिया में कितने हैं? 11 टाइम जोन है, याद रखिएगा भाई दोनों। यूएसए का तुम खुद देखना जाके, यूएसए का खुद सर्च करके और खुद कमेंट करना कितने हैं, ठीक है। तो 3 कंट्री के केस तो नाम याद होने चाहिए, रशिया का, यूएसए का, और किसका? कनाडा का। अब आप ये कहेंगे कि अरे सर कि इनका हमें क्यों याद रखना है? भाई इंडिया के ना डीप कनेक्शन है इनके साथ में, रशिया, यूएसए, कनाडा, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्ट है हमारे, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, हमारे वैल्यू इनसे मिलते हैं, और हमने हमने इनसे संविधान से बहुत कुछ उधार लिया है। ओके, तो इसलिए पूछे जाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी है, सिंधु है, मेकोंग है, या गंगा है? कौन सी रहेगी आपकी? कौन सी है? यांगसी। आंसर क्या होगा आपका? यांगसी। ये पूरे चाइना की सबसे बड़ी, चाइना की तो सबसे बड़ी है ही, उसके बाद में एशिया की भी सबसे बड़ी है। ओके, सिंधु के बारे में आप जानते हो, गंगा के बारे में जानते हो, और मेकोंग के बारे में जानते हो? नहीं जानते? प्लीज़ एक बारी ना देख लेना, जाके पढ़ लेना। उसके बाद क्वेश्चन 8, कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है? कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है। ये बहुत डीप पूछ लिया है। एक दो क्वेश्चन तो भाई एग्जामिनर ऐसा पूछता है डीप। तो हुंजा है, नुब्रा है, झेलम है, या फिर हाँ, अस्कर है? क्या है आंसर होगा? क्या होगा इसका आंसर? हुंजा, ठीक है। चलो, नुब्रा कहाँ से निकलती है? अपना सियाचिन ग्लेशियर से, सियाचिन ग्लेशियर से, ठीक है। जैसे गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ऐसे ही सिंधु देख लेना आप कैलाश मानसरोवर से। मेकोंग की भी आपको देखनी है, थोड़ा देखते रहना। क्वेश्चन फेवरेट है भाई, पूछा जाता है यूपीपीसीएस के द्वारा।
तो रबी की फसल पूछ लेता है, या फिर इस बारी रबी की पूछ ली तो नेक्स्ट टाइम खरीफ की पूछ लेगा, उस टाइम खरीफ की पूछ ली तो फिर नेक्स्ट टाइम जायद की पूछ लेगा। रबी खरीफ फसल और जायद की फसल नहीं पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि भैया एमएसपी कितना है इस फसल पर। तो 4 क्वेश्चन फेवरेट है कमीशन के, तो प्लीज़ चारों को याद रखना। आई रिपीट, रबी खरीफ और जायद, और अगर ये नहीं पूछता है तो क्या पूछेगा, एमएसपी। ओके, तो इसका आंसर देखो, बताओ। गेहूं है, चना है, मक्का है, सरसों है। देखो रबी सीधा सा याद रख लिया करो, ट्रिक सी है। ठंड में कौन सी फसल बोई जाती है, ठंड में कौन कौन सी फसल होती है, तो भाई चना वो गेहूं होता है अपना, सरसों होता है अपना, और चना होता है। मक्का नहीं होती, मक्का भर गर्मी में होती है यार। ये किसकी फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। तो आंसर क्या होगा इसका, मक्का होगा। ओके, ठीक है। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का जनसंख्या घनत्व वर्ष 2001 के से 2000 बढ़कर 2011 में कितना हो गया। देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया इसने, 2001 का भी पूछ लिया और 2011 का भी पूछ लिया। ठीक है, तो 2011 का हम सब जानते कितना है, 382। जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो 2001 में कितना था, 325, 324 था, लेकिन यहाँ लिखा है 325, और 2011 में कितना है, 382। तो आंसर क्या होगा इसका, ए। ठीक है, चलो। उसके बाद में 11 में क्या है, 2014-15 में भारत में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि में योगदान किस सीमा तक था। भाई आपको इसी पैटर्न पे ना 2025 और 26 सेवा का, सेवा क्षेत्र क्या होता है, टर्सरी क्षेत्र होता है, मतलब तृतीय क्षेत्र होता है। पूछ लेते हैं कि तृतीय क्षेत्र को और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और सर्विस सेक्टर का देखो अर्थ क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी 3 सेक्टर्स में बटी होती है मोटे मोटे तौर पर। आजकल तो 5 सेक्टर में बट गई है, पर मैं 3 सेक्टर में बटी होती है। एक तो प्राइमरी सेक्टर जहाँ कच्चा माल होता है, जिसको हम कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग वाला। ठीक है, जहाँ पे हम कच्चे माल से क्या बनाते हैं, प्रोसेस्ड बनाते हैं, प्रोसेस्ड फूड बनाते हैं। ठीक है, गुड्स बनाते हैं, इंजीनियर गुड्स बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं हम, वो क्या है अपना मैन्युफैक्चर्ड, वो क्या है सेकेंडरी सेक्टर है। और टर्सरी सेक्टर क्या है टर्सरी, जिसपे हम सेवा देते हैं, जैसे प्रोफेसर्स हुए, आईएएस हुए, आईपीएस हुए, डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में पर्सनल्स हुए। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये सब सेवा ही तो दे रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी तो सेवा दे रहा हूँ, तो मैं कौन से सेक्टर में आऊँगा, मैं टर्सरी सेक्टर में आऊँगा। ओके, तो आप इसको अपडेट कर लेना, 2025-26 का सेवा टर्सरी सेक्टर का कितना योगदान है इंडियन जीडीपी में, उसके हिसाब से करना है ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2013-14 में भारत में सकल प्रजनन दर का मान कितना था। भाई ये 2000, आप देखिएगा 2025-26 का देखिएगा। ओके, चलो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में निर्धारित का आधार क्या है। देखो, जो पेंशनर्स होते हैं या फिर जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर, ऑन ड्यूटी जो पर्सनल्स हैं, ठीक है, उनका बेस क्या है महंगाई मापने का, कि भाई हम इतने परसेंट इनका डीए टीए बढ़ाएंगे, तो वो किस आधार पर बढ़ाएंगे, वो आधार पूछ रहा है। क्या है, पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम माने किसी व्यक्ति की भाई पर कैपिटा इनकम कितनी है, उसके आधार पर कैलकुलेट करके बताएंगे कि भाई इतना डीए बढ़ाना है, या फिर थोक वस्तु कीमत सूचकांक, या फिर उपभोक्ता कीमत सूचकांक, या फिर जीवन निर्वाह सूचकांक। तो आंसर क्या होगा इसका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। ठीक है, याद रखना। उसके बाद में आपको 2 चीज़ें करनी है, क्या करनी है आपको, कि भाई सीपीआई, सीपीआई का बेस ईयर याद रखना है आपको। ठीक है, ये आपका काम है। 2 जून 2015 को किस देश ने वृक्षारोपण विश्व कीर्तिमान बनाया। ये नहीं करना है। 15वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वर्ष 2013-14 में सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी थी। भाई आपको ये क्या करना है, 2025 और 26 का अपडेट करना है। ओके, पता है मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़ें, जो आपसे करने के लिए बोल रहा हूँ। आप इनको करोगे ना तो भूलोगे नहीं। खुद से जब आदमी रिसर्च करता है ना तो भूलता नहीं है। कभी कभार होता है कि भाई टीचर ने बता दिया, बोला मैं, मुझे करने नहीं है कुछ काम, तो वो चीज़ें ना दिमाग से निकल भी जाती कभी कई कई बार। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये करोगे तो भूलोगे नहीं चीज़ों को। सेम 16 में नहीं करना है और 17 में भी नहीं करना है। फ्रिज भी क्या है, वैक्सीन है, टाइफून है, खेल है, एंड्रॉयड ऐप है। ये क्या है, एक एंड्रॉयड ऐप है।
ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, मैंडामस परमादेश याचिका में मैंडामस क्या है? क्या एक लैटिन वर्ड से बनी है, या क्या फिर जर्मन वर्ड है, क्या है, या फिर अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है? तो मैंडामस क्या है? क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, चलो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है देखो इसमें। आर्टिकल देखो, मैंडामस क्या है? एक रिट है। रिट मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में एक अधिकार होता है, जिसके तहत वो क्या करता है भाई, आदेश देता है। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट प्रदान है। इसी प्रकार आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को भी 5 प्रकार की रिट प्रदान है, याद रखिएगा। ओके, किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट को कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, जैसे मैंडामस हो गया, सर्टियोरारी हो गया, ठीक है, प्रोहिबिशन हो गया, को वारंट हो गया, और बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो आंसर क्या होगा इसका? 44वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है कि पहले कितने फंडामेंटल राइट्स पहले कितने थे मूल संविधान में? 7 थे। अब कितने हो गए? अब हो गए 6 हो गए। क्यों? एक घटा दिया। कौन से आर्टिकल से घटाया? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, अब क्या कर दिया गया है भाई? पहले क्या था? संवैधानिक था, मतलब पहले मौलिक अधिकार था। अब क्या कर दिया है? कानूनी अधिकार बना दिया है। ठीक है, समझ आ गया? अब भाई क्या हो? कानूनी अधिकार अब क्या है? अब क्या है? अब संवैधानिक भी है और क्या है? कानूनी भी है। लेकिन क्या नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। बात समझ आ गई आपको? ये क्वेश्चन पूछता है दोनों चीजों को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कानून, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक भी है। भाई संविधान में तो था ही ना, लेकिन संविधान में रहते हुए क्या था? मौलिक अधिकार था। लेकिन इस संविधान संशोधन से क्या किया कि भैया संवैधानिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी है, लेकिन इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया, वहां से उठा के निकाल दिया और एक अलग से आर्टिकल जोड़ा है। वो आर्टिकल कौन सा है भाई? ये आर्टिकल भी आपको याद रखना, आर्टिकल 300A। ओके, समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? आई रिपीट, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार भी है प्लस संवैधानिक अधिकार भी है। ओके, और क्या नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 20वां, 44 संविधान संशोधन 1978 से क्या है? कानूनी अधिकार बन गया। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दिसंबर 2014 तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान सप्तम संशोधन अधिनियम 19 उनके लिए क्या प्रावधान है? देखो इसमें आज की डेट में भारत के जो जितने राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं भाई? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 तो राज्य हैं, प्लस क्या है? 8 आपके यूटीज हैं। तो कि टोटल कितने राज्य हो गए? केंद्र शासित प्रदेश और राज्य लगा के भाई 36 हो गए। बात समझ आई आपको? इन 28 राज्यों में भी, पूरे राज्यों में, जैसे केंद्र में द्विसदनात्मकता है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, ऐसे ही 28 राज्यों में क्या है? राज्यसभा, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। लेकिन 28 राज्यों में नहीं है, केवल 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं? कौन कौन से राज्य हैं? यूपी है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, ठीक है, और कर्नाटक है। ओके, समझ आ रहा है आपको भाई? इन 6 राज्यों में द्विसदन है। कितना है? केवल इन्हीं 6 राज्यों में द्विसदनात्मकता है, बाकी में एक ही सदन है। किसमें? बाकी राज्यों में भाई केवल विधानसभा ही होती है। और 6 राज्यों में क्या है? विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। बात समझ आई आपको भाई? ठीक है, चलो ये याद रखना है भाई। यूपी, एपी, यूपी है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है और तेलंगाना है। ठीक है, चलो 22वां क्वेश्चन। अब देखो सबको पता है 4 से 5 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी और क्या है? कैलकुलेशन के आने वाले हैं, तो ये देख लो वैसे ही।
कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? जिस संख्या को p बटे q के रूप में क्या कराया जा सके, डिनोट कराया जा सके, जिसमें q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q का मान इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। तो √3, भाई ये √3 तो चलता ही जाएगा हमेशा के लिए, तो ये तो हो नहीं सकता। 0.00 20 2001 ये ऐसे चलता जाएगा, जबकि एक यहाँ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। आंसर क्या होगा? सी होगा। पाई तो खुद में भी परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 मैथ का है, देख लेना, वैसे भी ये सिंपल है। 11 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? देखो एक ट्रिक का क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। 13 माइनस 11 बटे 11 गुणा 100, तो 2 बटे 11 गुणा 100, इसको काट लेना, कितना आएगा? 18 सही, 2 बटे 11। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 24 है। समीकरण 125 माइनस क्या है, ए का मान पूछ रहा है, ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो यार 125 गुणा 5 कितना हो गया? 625 माइनस 3a बटे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है, माइनस बराबर 6। तो हल करके देखोगे कितना आएगा? बी आएगा, -31.7 आएगा। ठीक है, चलो अब ये साइंस वाला पोर्शन है। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय नॉन मैग्नेट है? भाई मैग्नेट में निकल लगाओगे चिपक जाता है। भाई निकल में भी मैग्नेटिक वो होते हैं, फीचर्स होते हैं। क्लोराइड में, मैग्नीज क्लोराइड में भी होते हैं। ठीक है, क्या अनुचुंबकीय कौन है? विस्मित है। भाई कौन है? आंसर क्या होगा? विस्मित है। गलती से पानी वानी मत कर देना, इसीलिए तो पानी डाला है उसमें जानबूझ के उसने ऑप्शन। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या घटता है? और मैं ये पूछ लूँ, घटने के साथ साथ बढ़ता क्या है? ठीक है, तो क्या घटता क्या है? करंट तो घटता है। क्या घटता है? एक सेकंड, इसमें क्या हुआ भाई, पता नहीं। तो क्या है आंसर, क्या होगा इसका? ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या घटता है? धारा, मतलब करंट घटता है और वोल्टेज बढ़ता है। अगली बात समझ, धारा तो घटती है, करंट, ठीक है, और वोल्टेज क्या करते हैं? वोल्टेज बढ़ते हैं। ओके, चलो 27वां करना नहीं है, उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के संकेतक का सबसे, देखो सबसे बढ़िया क्या होता है कि इन्वायरमेंट में ना काई, जिसको हम लाइकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लाइकेन। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ होती है। सेंसिटिव कैसे? कि जहाँ इसको लगता है ना कि प्रदूषण है, जहाँ इसको लगता है SO2 की मात्रा है, भाई वहाँ से गायब हो लेती है, या वहाँ से निकल जाती है। तो हमें उस एरिया से पता चलता है कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा SO2 की मात्रा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक के लिए संकेतक क्या है? सवाल है काई है, क्या आंसर होगा इसका? काई, लाइकेन। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब हुई? 1945, 1952, 1935 या 1930? आंसर क्या होगा इसका? 1952। ठीक है, ज़्यादा कोई इसमें मूल मानने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली आपको रटना है। भूमि जल तनाव की माप की जाती है, जो वाटर स्ट्रेस होता है, वाटर लेवल स्ट्रेस होता है, उसकी माप किससे की जाती है? ODR मीटर से, पेनीट्रोमीटर से, टेंशियोमीटर से, या फिर कैल्सीमीटर से? तो किससे करी जाती है? आंसर क्या होगा इसका? टेंशियोमीटर। ठीक है, तो अब समझ आया जनरली पेपर का देखो पैटर्न क्या है। अभी 10 पेपर करा दूंगा ना, तो आपको ना 60 से 65% समझ आ जाएगा कि चीज़ें कहाँ से एग्जामिनर रख रहा है। इसलिए PYQs कराना बहुत ज़रूरी है। ओके, और जो जो ऑप्शन है ना उस पर भी थोड़ा सा वर्क कर लिया करो, इसलिए जो गैस वर्क करोगे ना एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद।